हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी थी और साथ में ऑर्डर पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था भाई? हमने अणु संकेता और कोटि के बारे में हमने स्टडी किया था, इनको डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि अणु संकेता अगर हमें डिफाइन करनी हो तो हमें सिर्फ क्या देखना होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को देखना है, वहां पर हमें कंसंट्रेट करना है। उनको देखकर हम क्या बता सकते हैं? अणु संकेता बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर डिफाइन करनी है या ऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो फिर हमें उसके रेट लॉ पर जाना पड़ेगा, वेग नियम पर जाना पड़ेगा। हमें वेग नियम की आवश्यकता होगी, उसकी नीड होगी हमें। उसके बिना हम किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर को या उसकी कोटि को नहीं बता सकते। इतना हम कर चुके थे। उसको ज्ञात करने की क्या क्या प्रोसेस होती है मैं सारा कुछ बता चुका था। पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल के बेसिस पर उसका रेट लो लिखा जाएगा। और रेट लो में देखोगे आप क्या? पावर ऑफ कंसंट्रेशन की क्या क्या पावर है, उन पावर्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करने में आपको क्या मिल जाएगी? कोटि मतलब ऑर्डर मिल जाएगी। इतना हम कर चुके थे। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि किसी अभिक्रिया में 3 अभिकारक अणु हो, 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो। माना कि मैंने कोई भी रिएक्शन ए बी सी लिखी, इसके अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, कितने अभिकारक अणु थे भाई? 3। अब हाँ, ये पक्की बात है कि जब मैं उसकी अणु संकेता बताऊंगा, मॉलिक्यूलरिटी बताऊंगा, तो मैं बेसिक क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। लेकिन अब इस रिएक्शन की अणु संकेता मतलब इस रिएक्शन की कोटि या ऑर्डर 3 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तीनों इसकी ऑर्डर में भाग ले भी सकते हैं और इसकी ऑर्डर में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते। आई बात समझ में? मतलब मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम होती है। पता है आप लोगों को, इंडियन क्रिकेट टीम में जो रन बनाने का काम होता है, अलग अलग तरह के प्लेयर होते हैं। कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है। लेकिन रन बनाने का काम सबका होता है क्या? रन बनाना मतलब टीम को जिताना। या मैं ऐसा बोलूं तो रन बनाना है मेरे लिए, तो वही। तो रन बनाने का काम क्या सारे बैट्समैन का होता है क्या? नहीं। मुश्किल से जितने भी बैट्समैन टीम के अंदर हो, 4 हो, 5 हो, सारे बैट्समैन चलते ही नहीं है। केवल एक बैट्समैन या 2 बैट्समैन या मुश्किल से कितने बैट्समैन? 3 बैट्समैन ही रन बना पाते हैं। रन बनाने का मतलब है वो 100 कर पाते हैं या 50 कर पाते हैं। क्या पूरे 11 के 11 प्लेयर वहां पर रन बनाने का काम करते हैं क्या? नहीं करते। वही काम यहाँ पर है। हाँ, अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूंगा तो मुझे 11 का ही नाम लेना पड़ेगा। मतलब अणु संकेता की बात करूंगा तो मुझे सबका नाम लेना पड़ेगा। भाई ए बी है, बी बी है, सी बी है। लेकिन अगर मैं रन बनाने की बात करता हूँ, ऑर्डर की बात करता हूँ, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? भाई किसमें कितना क्या है, किसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, कौन फॉर्म में है, ये देखना पड़ेगा मुझे रन बनाने में। तो मुश्किल से मुझे कितने बैट्समैन मिल सकते हैं? या तो 2 बैट्समैन, 3 बैट्समैन, ज्यादा से ज्यादा 4 बैट्समैन। लेकिन प्लेयर कितने थे मेरे पास? 11 प्लेयर थे। तो उनमें से 4 ही रन बनाने में कैपेबल थे। तो मतलब इसी प्रकार से क्या होती है? रिएक्शन की ऑर्डर होती है। जरूरी नहीं है कि सारे रन बनाने में मतलब इसकी ऑर्डर में भाग लेने में कैपेबल हो। इनमें से कुछ ही उसकी ऑर्डर में भाग ले पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। इंडियन क्रिकेट टीम इस अणु संकेता और ऑर्डर को समझने का बेस्ट एग्जांपल है, एकदम सटीक। आई बात समझ में? ये तो हो गया इनको एग्जांपल से समझने के बाद। चलो आज आगे बढ़ते हैं। इतना हम कर चुके थे, न्यूमेरिकल वगैरह भी हम इसके कुछ देख चुके थे कि किस किस तरह से हम अणु संकेता के साथ तो कोई इश्यू नहीं है, कोई लफड़ा नहीं उसके साथ। तो सीधा कैलकुलेट करो, देखो लगा दो ये इसकी अणु संकेता या मॉलिक्यूलरिटी होगी। ऑर्डर में आपको कहां जाना है? उसके रेट लो पर जाना है। रेट लो में देखोगे और वहां से आप सीधा लगा दोगे। जब एग्जामिनेशन आएगा ऑर्डर को निकालने का, डेफिनेटली
डेफिनेटली वो आपको क्या देगा, उसका रेट लो नीचे मेंशन करेगा। ठीक, रेट लो मेंशन करेगा ही सही। अगर उसने क्या पूछा है आपसे, कोटि पूछी है या ऑर्डर पूछी है। ठीक, अब बात करेंगे इनमें डिफरेंस की कि भाई इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अपना अगला टॉपिक आज का है कोटि तथा अनुसंहिता में अंतर। फटाफट से टॉपिक लिखो भाई, और लगभग सभी को पता है कि इनमें क्या अंतर है। जो जो हमने पढ़ा है उसी को एक एक करके यहाँ पे क्या कर देना है, हमें कॉपी कर देना है, छाप देना है भाई। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक, तो एक तरफ क्या लिखना है आपको, ऑर्डर लिखना है, और एक तरफ क्या लिखना है भाई, मॉलिक्यूलरिटी। ऐसा ही करते हो ना, अरे कुछ और तो नहीं करते हो भाई, नहीं करते हैं। बीच में लाइन डालो। अब एक एक को समझना शुरू करते हैं, फिर लिख देंगे एक साथ सबके सबको। देखो पहला डिफरेंस तो बड़ा आसान है। क्या पहले डिफरेंस में क्या टिका दो, इनकी डेफिनेशन को टिका दो, इनकी परिभाषा को टिका दो। ये क्या होती है, उन अणु परमाणु आयनों की संख्या होती है जो या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ये वो नंबर होती है जिन पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो जिन जिन पर डिपेंड करेगा वो किसमें इंक्लूड होंगे, ऑर्डर में या उसकी कोटि में शामिल होंगे। अनुसंहिता में जो जो भाग लेगा, जितने भी आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते नजर आए, सब के सब उसमें किसके अंदर गिने जाएंगे, अनुसंहिता के अंदर गिने जाएंगे, उसके अंदर काउंट होंगे। अगला डिफरेंस, अगर ये तो पहला हो गया, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया भाई कि अगर इसे निकालना हो तो मैं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैंने किया था प्रैक्टिकल, ए को बदला, बी को बदला, सी को बदला। अरे क्या है ये प्रैक्टिकल, तो ये कौन सी टर्म होती है भाई, प्रैक्टिकल टर्म होती है, एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है। मतलब ये कौन सा पद है, प्रायोगिक पद है। लेकिन इसको देखकर बता दिया, किसी भी चीज को देखकर बता दूं मैं, मतलब क्या है, और सिद्धांतों में एक बार सिद्धांत ने जैसा बोल दिया, थ्योरी ने जैसा बोल दिया, थ्योरी बोलेगी हाँ भाई जितने भाग लेंगे गिनो और लिख दो। मतलब किसी को भी देखकर लिख देना या किसी भी थ्योरी की बेसिस पर बोलना। वो चीज क्या होती है, थ्योरेटिकल टर्म होती है, सैद्धांतिक पद होता है। तो ये कौन सी टर्म है भाई, ये है थ्योरेटिकल टर्म, मतलब सैद्धांतिक पद। आई बात समझ में। अगला डिफरेंस, ये जीरो हो सकती है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकती। पता है आप लोगों को, अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है कि नहीं होती, होती है, लेकिन किसी भी रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि जीरो मॉलिक्यूल का मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं, क्या कोई भी मॉलिक्यूल भाग नहीं लेगा, मतलब जीरो का मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल भाग नहीं ले तो क्या कोई भी रिएक्शन का होना पॉसिबल है, क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो कम से कम एक अणु का भाग लेना जरूरी है। इसमें जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 1 होगी। एक तो भाग लेगा ही सही, एक भी नहीं होगा। अरे काहे की रिएक्शन, जब कुछ है ही नहीं तो काहे की रिएक्शन भाई, समझ में आ रही है बात। आगे चलो, ये मेरे पास फ्रैक्शनल हो सकती है। फ्रैक्शनल का मतलब इसकी वैल्यू भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्न में पॉसिबल है। भिन्न में मतलब 1/2, 3/2, 5/2, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। मैंने क्या कहा था, आयोटा की छोड़कर एवरीथिंग, जो भी वैल्यू पॉसिबल है सब की सब क्या हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है। हाँ ये अलग बात है, आप लोगों के सिलेबस में केवल 2 ही है, 2 का मतलब 3 है, एक तो 0 वाले, 1 वाले और 2 वाले। इन्हीं को हम पढ़ेंगे। देखो 10th में तो ये दोनों थी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और आ गई ये। इसके अंदर भी कितने केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। मतलब टोटल करके हमें कितने केस स्टडी करने हैं, ये 4 केस स्टडी करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भिन्नात्मक हो सकती है,
लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये बड़ी ही सीधी सी बात है समझने के लिए। अरे कोई भी संख्या भिन्नात्मक कैसे होगी? संख्या मतलब अणु, अरे आधा अणु कैसे हो सकता है? ये इसी तरह से जो कमरा होता है ना, कमरा या तो अणु छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे कोई अणु इतना बड़ा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कोई मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? बड़ा अणु या बिग मॉलिक्यूल। कोई ऐसा है बच्चा सा, उसको क्या बोलूंगा मैं? स्मॉल या छोटा सा। तो इनमें ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं। इतने को तो मैंने एक मॉलिक्यूल बोला और इस वाले को मैं क्या बोलूंगा? आधा बोलूंगा। या इसको दूसरे तरीके से बोल लो, जैसे कमरे होते हैं कमरे घरों में। अरे एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, ऐसे तो होते हैं ना, 1 रूम, 3 रूम, 4 रूम। ऐसा तो नहीं होता कि हमारे घर में 1.5 रूम है या 1.5 कमरे हैं, 2.5 कमरे हैं, 5.5 कमरे हैं। समझ में आ रही है? या ऐसा हो सकता है एक बड़ा कमरा है, एक छोटा कमरा है। तो ये एक संख्या है। किसकी संख्या? किसकी नंबर? मॉलिक्यूल के नंबर। ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। आगे चलो भाई, ये नेगेटिव भी हो सकती है और मैंने निकलवाई भी नहीं आप लोगों को। इसमें वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल है। अब वापस ये कहूंगा मैं आप लोगों के सिलेबस में केवल 3 ही है, बाकी ये नहीं है। बाकी नेगेटिव भी पॉसिबल है। ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। वापस अरे माइनस में कमरे होते हैं क्या? -1, -2, -3, -4 ऐसे रूम्स की नंबर हो सकती है क्या? तो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। आगे चलो भाई, अगर हमें ये पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उसके इस मतलब ये पता हो तो हम इस बात को बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर अभिक्रिया का वेग कितने अभिकारकों पर डिपेंड करेगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का वेग कितने अभिकारकों की संख्या पर या कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करेगा, उन पर निर्भर करेगा। बता सकते कि इजीली बता सकते। अरे ये होती ही वही है। इसमें जो जो आएगा सब वो सीधा रेट उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमें ये गिवन हो कि किसी रिएक्शन की और मॉलिक्यूलरिटी 3 हो और हो तो क्या इस बात की जानकारी मिल जाएगी क्या कि उसका रेट इनमें से किस किस पर डिपेंड करेगा या किस किस पर निर्भर करेगा उसका वेग। तो यहाँ से ये जानकारी प्राप्त नहीं होती। मतलब ये वेग के बारे में जानकारी देगी लेकिन ये उसके वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं देगी। बात तो समझ में आई कि नहीं है? यहाँ से रेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन का मतलब कितने पर डिपेंड कर रहा है, कितने पर निर्भर कर रहा है। यहाँ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई जानकारी में प्राप्त नहीं होगी। ये बात समझ में? चलो एक दो फटाफट से लिखो। नंबर 1, यह अणु परमाणु आयनों की वह संख्या होती है जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। जिन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। It is the number of reactants. It is the number of reactants on which rate of reaction depends. On which rate of reaction depends. इसमें लिखो भाई, यह किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की संख्या होती है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की संख्या होती है। It is the number of reactants
number of reactants which are participated in chemical reaction, which are participated in chemical reaction. नेक्स्ट, यह प्रायोगिक पद है, इट इज प्रैक्टिकल टर्म, इट इज प्रैक्टिकल टर्म, यह प्रायोगिक पद है। उसमें लिखो यह सैद्धांतिक पद है, इट इज थ्योरेटिकल टर्म, इट इज थ्योरेटिकल टर्म। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो पॉज करना है वीडियो को और लिखना है। नेक्स्ट, इसका मान शून्य संभव है, इसका मान शून्य संभव है। इट्स वैल्यू में बी जीरो, इट्स वैल्यू में बी जीरो। उसमें लिखो इसका मान शून्य संभव नहीं है, इसका मान शून्य संभव नहीं है। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। इसमें लिखो इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है, इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है। इट्स वैल्यू में भी फ्रैक्शनल, इट्स वैल्यू में भी फ्रैक्शनल। इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। नेक्स्ट, यह शून्य हो सकती, यह ऋणात्मक हो सकती है, यह ऋणात्मक हो सकती है, यह ऋणात्मक हो सकती है। इट्स वैल्यू में भी नेगेटिव, इट्स वैल्यू में भी नेगेटिव। उसमें लिखो यह ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह ऋणात्मक नहीं हो सकती। Its value cannot be negative, its value cannot be negative। आप लोग लिखो नेक्स्ट पॉइंट, यह वेग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ऑर्डर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, यह वेग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। It give information about, यह वेग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। It give information about rate of reaction, rate of reaction। उसमें लिखो यह वेग के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती। It does not give information about rate of reaction, rate of reaction। rate of reaction।
नेक्स्ट टॉपिक लिखो भाई, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है भाई? ये बड़े ही आसान है इनको समझना। वे सारी रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम नहीं होती। आई बात समझ में? वे सारी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, जिनकी अनुसंख्यता और कोटि दोनों सेम नहीं हो, ऐसी सारी रिएक्शन क्या कहलाएगी? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। मतलब ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए, मतलब 1 1 ना हो, 2 2 ना हो, 3 3 ना हो, ठीक। ऐसे सेम सेम को छोड़कर, सेम सेम को छोड़कर, जैसे ये भी दो हो तो ये भी दो हो, ऐसे वाली नहीं होगी। उसके बाद में ये 3 हो, ये 3 हो, तो ऐसे वाली भी नहीं होगी। मतलब दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो सीधी सी चीज है, दोनों क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल नंबर 1, मैंने एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया, किसी एस्टर का मैंने जल अपघटन करवाया, तो ये मैंने क्या ले लिया भाई? एस्टर ले लिया। हाइड्रोलिसिस करवाना है तो मैंने क्या ले लिया? जल ले लिया। कौन से मीडियम में होता है भाई? ये एसिडिक मीडियम में होता है और दोनों वे में डायरेक्शन होती है, आगे भी पीछे भी। आपको पता है ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और ये यहां से ब्रेक करेगा। ये OH और ये CO क्या बन गया भाई? जब जब किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो एक तो आपके पास एस्टर मिलता है, सॉरी एसिड मिलता है, और एक क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। इस तरह से हाइड्रोलिसिस होगा भाई, इसका जल अपघटन होगा। अब में जो ये चीज है, मतलब जो जल है वो जल किसमें होता है? आधिक्य में। आधिक्य का मतलब क्या? ये एक्सेस में प्रेजेंट होता है और ये नॉन एक्सेस में होता है। अब एक्सेस में प्रेजेंट होने का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये समझना जरूरी है। एक्सेस का मतलब है कि इस वाटर की जो अमाउंट है इस एस्टर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, या बहुत ज्यादा अमाउंट करने क्या लिया है? वाटर लिया है, यहाँ पर जल लिया है। इस बात को कैसे समझा जा सकता है? ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि मैंने ये जल तो कितना लिया हो? 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, कुछ भी, 10 लीटर, 15, कुछ भी कर लो। सपोज करो मैंने जल को कितना ले लिया हो? 10 लीटर ले लिया, लेकिन उसके कंपेयर में एस्टर को कितना लिया? या तो मैंने 50 ग्राम लिया हो, या मैंने ज्यादा से ज्यादा कितना ले लिया हो? 100 ग्राम ले लिया हो। इतने से एस्टर का मैंने क्या कराया? जल अपघटन कराया। या और बढ़ा लो, ये तो मैंने कितना कर दिया? 1 किलोग्राम कर दिया, इससे ज्यादा नहीं देखी। आई बात समझ में? तो मैंने इतने से एस्टर को इसके अंदर मिलाया, हाइड्रोलिसिस करवाना, सभी बातें मिलाना ही पड़ेगा। तो होगा क्या भाई? ये एक इसमें कन्वर्ट होगा और इसमें कन्वर्ट होगा। तो देखो ये कम अमाउंट है तो धीरे धीरे इसकी अमाउंट घटेगी घटेगी घटेगी। सपोज करो ये घटकर कितना हो गया? 0.1 ग्राम, 0.1 किलोग्राम हो गया हो, ठीक। ऐसे करके ये भी घटेगा घटेगा घटेगा, लेकिन कितना घटेगा? जब इतना सा घटा है लगभग ये भी इतना ही घटेगा। तो ये लो भाई मैंने इसमें से कुछ कम कर दिया, ये 9.1 कर दिया मैंने, इसको 9.1 लीटर कर दिया मैंने इसको। आई बात समझ में? अब दोनों की तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब है कि मैंने इसको देखा और इधर की तरफ 1 किलोग्राम को देखा, वैसे मैंने इधर की तरफ इस 10 को देखा और 9.1 को देखा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये 10 और 9 लगभग लगभग एक जैसे है कि नहीं है। लेकिन क्या यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? 0.1 और 1 में काफी डिफरेंस होता है। आई बात समझ? इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर क्या आएगा हमारे पास? 1 किलोग्राम आएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो कितनी बड़ी अमाउंट बनेगी। देखो 91 बनेगा, 91 जो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लगभग मुझे इसको
कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, 1.015 से, ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्वांटिटीज में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लगभग क्या है, एक जैसे है। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जल की मात्रा में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। बोलने का अपना अपना अलग अलग तरीका है, ठीक। मैं यहाँ से इसको ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास वाटर की जो अमाउंट थी उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन क्या मैं ये वर्ड यहाँ पर यूज कर सकता हूँ क्या, जिसके अमाउंट में चेंज नहीं हुआ? अरे भाई चेंज हुआ है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर ये आएगा। तो यहाँ पर चेंज दिखाई दिया है, यहाँ पर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। इस बात को ऐसे भी समझ लो जैसे कि मैंने एक बकेट में, एक बाल्टी में कुछ भी समझ लो, टब वगैरह कुछ भी समझ लो, उसमें 10 लीटर पानी डाला हुआ है, ठीक। उसमें जो मैंने 1 लीटर आपको मैंने बाहर भेज दिया, आपसे बोला कि भाई एक बकेट लो या टब लो, जो भी लो, उसमें 10 लीटर पानी भर दो, भर दिया। मैंने बोला मैं घूम के आ जाओ, ठीक। अब मैंने उसके अंदर से क्या किया, 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, वो वैसे, और जो बकेट थी वो कितनी थी, 20 लीटर की हुई मान लो, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लिया। तो बताओ आपको पता लग सकता है क्या? अरे पता लग सकता, आपने नोट किया था क्या? नहीं किया था कि हमने इतना पानी भरा था, थोड़ा सा पानी इसमें से बाहर निकाल दूंगा मैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी भी आपको लगभग उसमें उतना ही पानी नजर आएगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही? मतलब बहुत बड़ी चीज हो, उसमें से थोड़ा सा कम हो जाए तो कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, इतना चेंज नहीं होता। लेकिन जो पहले से ही थोड़ा सा हो, उसमें से भी थोड़ा बहुत चला जाए, उसमें तो फर्क पड़ेगा। भैया मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, और जो था वो भी तूने ले लिया, आइए। जिसके बाद बहुत ज्यादा पैसा हो और वो थोड़ा सा डोनेट कर दे तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी जेब में 100 रुपया हो और उनमें से ना 90 दान कर दे, एक बार तो 1 करोड़ वाले ने 90 रुपए दान किए, एक बार 100 रुपए वाले ने 90 रुपए दान किए, अरे किसको फर्क पड़ेगा भाई? 100 रुपए वाले के पास तो 10 ही रुपया बच गया, और वह 1 करोड़ वाले के पास 90 रुपए तो गए, क्या बचा? तो मतलब वो बोलेगा क्या फर्क पड़ा यार, मुझे कुछ भी तो नहीं, अब भी लगभग उतना ही पैसा मेरे पास। लेकिन वो बोलेगा भैया मेरे पास तो पहले की तुलना में कितना कम हो गया, 10 गुना कम पैसा हो गया। तो कम वाली चीज को फर्क पड़ता है, वही वाली चीजें हैं। ये समझ गए होंगे आप, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने इस चीज को। तो जो कम होता है उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके अमाउंट में चेंज नहीं हुआ, इसके अमाउंट में चेंज हुआ, तो मतलब ये चेंज नहीं हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा क्या? तो आंसर होगा नहीं। जब बदला ही नहीं तो काहे की डिपेंडेंस, काहे की निर्भरता आई, ये बात समझने। डिपेंड करने के लिए अमाउंट में चेंज होना जरूरी है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैंने एबीसी करके 3 एग्जांपल लिए थे, इधर की तरफ रेट लिखा था, अगर मैं इनके अमाउंट को बदलूं ही नहीं, इनको मैं बदलूं ही नहीं, तो क्या ये बदल सकता है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ये उतना का उतना ही बना रहेगा। इसको मैं हिलाता नहीं हूं अपनी जगह से, तो क्या ये बदल सकता है क्या? नहीं बदलेगा। इसलिए डिपेंडेंस के लिए पहली कंडीशन है कि उसका चेंज होना जरूरी है। जब ये चेंज ही नहीं हुआ तो आएगी डिपेंडेंस, आएगी निर्भरता। अब ये चेंज हुआ तो मतलब इस पर, इस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो O कितनी निकल कर आई? 1। लेकिन अगर मैं M की बात करता हूं तो 1 और 2 कितनी निकल कर आई? 2। अरे दोनों डिफरेंट है क्या? बिल्कुल है। कौन सी रिएक्शन होगी? स्यूडो पाउडर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। देखो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, हमें हर तरह की कंडीशन के लिए रेडी रहना है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में थे ना, दिमाग बहुत हाई है, तो पूछने में बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हमें उनसे एडवांस बनना पड़ेगा। अगर वह शेर है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? सवा शेर बनना पड़ेगा। अगर वो 1 कदम आगे चलते हैं तो हमें 2 कदम आगे की सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारी नैया पार होगी। आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है, ये तो हमने क्या प्रूव कर दी? श्योर रिएक्शन प्रूव कर दी। आगे चलो भाई दूसरे एग्जांपल पे भी गौर करवाते हैं। वो क्या कहानी, क्या है उसकी, क्या स्टोरी है। तो मैंने क्या लिया भाई, ये मैंने कोई क्या ले लिया,
अरे पहचान के तो बताना जरा, अरे पहचानो तो सही इसको, क्या ले लिया मैंने ये? हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारा ने पहचान लिया होगा और किसी ने नहीं पहचाना होगा। अरे ये क्या है? एसीटोन, ये कीटोन ग्रुप, इसके इस तरफ CH3, इस तरफ भी क्या है, इनको CH3 लिख सकता हूं मैं, तो क्या है ये? एसीटोन है। अब यहां से बनेगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बंद टूटेगा, बंद टूटेगा तो आपको इस प्रकार का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? HI मिलेगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर ये चीज एक्सेस में होती है, अब कौन किसमें एक्सेस में, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये तो ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, सीधी बात है। अब वापस एक्सेस में बहुत ज्यादा है, इस पर डिपेंड करेगा क्या? वही ऊपर वाला एग्जांपल नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, इस पर। तो ऑर्डर तो यहाँ पर एम लिख ली, दो ऑर्डर कितनी लिख ली? ऑर्डर एक होगी वापस, और एम का मान कितना हो गया भाई? 2 हो गया। अरे कौन सी रिएक्शन होगी? श्योर ऑर्डर। ऐसे जाने के लिए एग्जांपल आएंगे कि तो इस पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में जाने के लिए उठा के कर सकते हैं। हमने सिर्फ कितने लिखे हैं? 2 ही लिखे हैं। ठीक, फटाफट से डेफिनेशन लिखो इसकी। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनकी अणु संख्या, जिनकी अणु संख्या तथा जिनकी अणु संख्या तथा कोटि, जिनकी अणु संख्या तथा कोटि भिन्न होती है, भिन्न होती है या अलग अलग होती है, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। पहला एग्जांपल कर लो भाई आप लोग, और रुक जाना इसको करके, लिखेंगे इसमें आप लोग लिखो द रिएक्शंस order and molecularity, order and molecularity is different, are called pseudo order reactions. डन, आप लोग भी लिख लीजिए भाई। पहला एग्जांपल आप लोग लिखो, उपरोक्त अभिक्रिया की अणु संख्या, उपरोक्त अभिक्रिया की अणु संख्या 2 होती है, उपरोक्त अभिक्रिया की अणु संख्या 2 होती है। इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में होने के कारण, इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में होने के कारण अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर नहीं करता। अतः अभिक्रिया का वेग एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। इसलिए यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जितनी कोटि हो उतनी लगा दो, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग लिखिए
molecularity of above reaction is molecularity of above reaction is 2. Its rate does not depend on concentration of water, does not depend on concentration of water, because it present in excess, because it present in excess. It present in excess. Its rate depends on concentration of ester. So its order is 1. Its order is 1. That's why it is pseudo. First order reaction. हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख लिया हो सेकंड एग्जांपल, इसके नीचे लिखो, सेकंड एग्जांपल के नीचे लिखो उपरोक्त अभिक्रिया की अणु संकेता 2 है। इस अभिक्रिया में एसीटोन आधिक्य में होने के कारण इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। इस अभिक्रिया का वेग केवल आयोडीन की सांद्रता पर निर्भर करता है। जिससे इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। अतः यह चरम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग लिखिए molecularity of above reaction is 2. Molecularity of above reaction is 2. Its rate does not depend on concentration of acetone. Because it present in excess,
it presenting excess its rate depends on concentration of iodine. Concentration of iodine. So its order is one. Its order is 1. That's why it is pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Done. अब देखो हम पहली रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं. क्या नाम है भाई? शून्य कोटि अभिक्रिया. मैंने बताया था 3 रिएक्शन आपके सिलेबस में 0, 1 और 2. 2 के हमें 2 केस पढ़ने हैं और तभी ही देखेंगे कि दोनों क्या क्या है. तो आप टॉपिक डालिए फटाफट से और इसमें अलग अलग तरह के पॉइंट हमें स्टडी करने हैं. और पहला पॉइंट क्या बन जाएगा भाई हमारा? परिभाषा, डेफिनेशन. अब डेफिनेशन तो सभी को पता होगी. देखो सीधी सी डेफिनेशन है. जीरो ऑर्डर का मतलब है कि उसका वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करे. उसकी जो रेट है वह किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, किसी पर भी निर्भर नहीं करे. मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी हो, कोई फर्क ही ना पड़े. अरे ये तो मतलब निकलेगा इस बात का. क्या निकलेगा? और मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग किसी भी अभिकारक पर निर्भर न करे, ऐसी रिएक्शन जिसका रेट किसी पर भी डिपेंड नहीं करे, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया. ठीक, फटाफट से डेफिनेशन देखो. वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता. अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता. शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है. शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है. The reaction whose rate of reaction does not depend on concentration of reactants is called zero order reaction. Zero order reaction. ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही. कल इसको खत्म करेंगे कल के लेक्चर में, और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कल ही. ठीक है, तो और पिछले लेक्चर्स को देख लेना सब एक बार. जो बच्चा नया हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है.